पाकिस्तान की जो सारी सियासी जमातें हैं लाडला बन के हुकूमतों में आती हैं और सौतेला बनकर हुकूमतों से रुखसत होती हैं। वो बात करते हैं 13 से लेकर 17 तक, तो क्या 22 से लेकर 23 तक किसी गवर्नमेंट थी कि हम उसकी बात ना करें? कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है। कुत्ते के काटने की तो है, शायद सिंध के पास कुत्ते के भौंकने की वैक्सीन। 1980-81 से या 90 से जब से ये पावर में आए हैं, टैक्स रिकॉर्ड निकाल के अपना ग्रोथ रेट निकालें और इस मुल्क का ग्रोथ रेट निकालें। ये दो इकानमियाँ आप चला रहे हैं। जो मेरी इकानमी चलाई उसका आपने बुरकस निकाल दिया। ग्रैंड डिबेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तैयारियां भरपूर अंदाज में की जा रही हैं। सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी उरूज पर पहुंच चुका है। इन इलेक्शंस में जो कि 2024 में 8 फरवरी को होने हैं, उसके लिए 12 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। कल आपने इसका फर्स्ट पार्ट मुलाहिजा किया। आज इस ग्रैंड डिबेट का सेकंड पार्ट हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं, आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत सख्त सवालात हो रहे हैं। सियासतदानों से पूछा जा रहा है कि उन्होंने 5 सालों में कैसी परफॉर्मेंस दी। कल जो गुफ्तगू का सिलसिला जहां टूटा था, आज वहीं से इसका आगाज करते हैं। सरदार अजीमुल्लाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही बयानिया था इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, कि हम एहतसाब करेंगे, लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लाएंगे, नैब रिफॉर्म्स करेंगे। लेकिन ना तो आप एहतसाब कर सके, ना लूटी हुई दौलत वापस ला सके, ना ही नैब रिफॉर्म्स कर सकी। और अब तमाम केसेस जो आपके दौर में बने थे या जो सजाएं दी गई थी, उस पर भी लोग एक एक करके बरी हो रहे हैं। एक शख्स जिसने 27 साल तक अपना खून दे के पार्टी बनाई और जब वक्त आया तो वर्कर को दे दी। ना बीवी आई, ना बेटी आई, ना बहन आई, ना भांजा आया, ना भतीजा आया, कोई नहीं आया। ये होती है जमहूरियत की वो सोच जिसको आपने मुआशरे को देना है। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, आप देखें भुट्टो साहब, उनके बाद लेगेसी उनकी चल रही है, शरीफ फैमिली, कोई और आदमी आके तो दिखा दे। आज देखें पार्टी वर्कर्स के पास है। तो इस रूह को हमें बहरहाल मुआशरे में इंट्रोड्यूस करवाना है। जहाँ तक पोल्यूशन की बात थी तो सर बिलियन ट्री हमने स्टार्ट किया था और अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीफ़ की थी इस प्रोग्राम की। लाहौर जैसे शहरों के लिए मियावाकी भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत सारी चीज़ें हैं ये। बाकी अब जो एहसाब की बात है, देखें हमारा सिस्टम क्या है। हमारा सिस्टम ये है कि एक मोहतरमा बयान देती हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, उसके बाद वो सब कुछ निकल आता है और फिर कोर्ट्स में बरी हो जाती है। उसके बाद वो एडमिट भी करती हैं सब कुछ और फिर वो बरी भी हो जाती हैं। इशू ये है कि पीटीआई को, मैंने जैसे पहले कहा कि 2018 के इलेक्शन में वो एक जो शोर मचाया गया जी कि वो आरटीएस तो ने तो डैमेज हमें किया था पीटीआई को ब्लॉक करने के लिए कि कहीं ये वाकई चेंज ना आ जाए, पीटीआई को एक डिसाइसिव कहीं को तादाद ना मिल जाए। हमारे पास कवानीन बनाने के लिए क्या इख्तियार था। जहाँ तक हमारे सिस्टम का ताल्लुक है, ये जो एहतसाब का सिस्टम है जो बना हुआ था, उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत थी और डेफिनेटली ये फैक्ट है कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी। हम सेनेट में उसको चेंज नहीं कर सकते थे, कानून साजी नहीं कर सकते थे। जिस वक्त हमें महसूस हुआ कि पाकिस्तान को दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को दोबारा फैसला करना चाहिए कि जो हमारा एहतसाब का नारा है वो हमारे साथ चलेंगे कि नहीं। आप देख लें 1.5 साल से 2 सूबों में ऐसे लोग मुसल्लत हैं जिनका अदरवाइज कोई स्टेक है ही नहीं, जिन्होंने कभी काउंसलर बनने के लिए भी वोट नहीं लिया, लेकिन वो मुसल्लत हैं और सूबों के स्याह सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। जब हमने इलेक्शन की बात की तो दोनों जमहूरियत पसंद पार्टियों ने उस हमारी जो कोशिश थी उसको सैबोटाज करने में अपना पूरा रोल प्ले किया। पाकिस्तान का जो 65-70% आबादी है उसको नुमाइंदगी से महरूम करने में इन दोनों पार्टियों का रोल है। हम तो कब से कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। ठीक है अनीक नाजी साहब, मैं आपकी तरफ कहूँगी ये पाकिस्तान में ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है। ये आपने दोनों का सुना कि इमरान खान को ब्लेम किया जा रहा है या फिर शहबाज शरीफ को ब्लेम किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये दोनों डिलीवर करने में नाकाम क्यों हुए हैं? देखिए यही दायरा है जिसमें हम फंसे हुए हैं, यही दायरा है। यानी ये इलेक्शंस जिस पर हम बैठे हैं, किसी भी पार्टी का कोई भी वो उम्मीदवार सूबाई असम्बली का हो या कौमी असम्बली का हो, इन सब में एक चीज़ तो मुश्तरक है ना कि ये अरबपति हैं।
मतलब है कि इलेक्शन लड़ना बहुत महंगा काम है। जी। अच्छा, अब एक जहाँ पे मजदूर का नुमाइंदा सरमायादार होगा, किसान का नुमाइंदा जागीरदार होगा, यानी ऑप्रेसर ही ऑप्रेस्ड का नुमाइंदा बन के अगर आएगा, तो ये अपने अंदर एक इतना बड़ा तजाद है कि आप इससे लार्जर कोई बहुत डीप रूटेड चेंज तब्दीली उस तरह की नहीं देख सकते। तो स्कीम में प्रॉब्लम है। आगे आइए, लेकिन इसका हल क्या है? मैं दोबारा उसी तरफ आऊँगा। इसका हल वही है कि आप पुरअमन इंतकाले इख्तियार के तरीके पे चलते रहें। उसके यही सियासी जमातें हैं, हम इन्हीं पर दबाव डालेंगे। ये एक सियासी जमात के बस की बात ही नहीं है कि जितने बड़े मसाइल मतलब है पंजाब के या सिंध के या बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा के बच्चे अगर एक सूबाई हुकूमत सबको स्कूल भेज दे, तो ये हम ख्वाब देख रहे हैं, ये नहीं हो सकता जी। 2/3 क्या सारी की सारी असम्बली इनको दे दीजिए, ये नहीं कर पाएंगे। स्कूल बनाने के लिए पैसा चाहिए ना जी। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलने के चेक एंड बैलेंस लोग चाहिए ना। तो ये वो मसाइल हैं जो बीमारों के हैं, जो फेरी वालों के हैं, जो किसानों के हैं, जिनके पास छत नहीं है, ये उनके हैं। ये वाले जो मसाइल हैं, कुंबे के मसाइल, इसके हल के लिए मुकामी हुकूमतों का मजबूत होना ज़रूरी है, उनका मौजूद होना ज़रूरी है, उनका बाख्तियार होना ज़रूरी है। और मुकामी हुकूमतों के निज़ाम का दबाव हम किस पर डालेंगे? इन्हीं पर डालेंगे, बिल्कुल इन्हीं पर डालेंगे। इन्हीं पर दबाव डाल के हम ये कहेंगे। अच्छा, फिर इन्हीं पर दबाव डालकर हम ये इनसे मुतालबा करेंगे कि आप कोटे सिस्टम के तहत ही शुरू करें, लेकिन वर्किंग क्लास लोगों को अपने साथ लेकर आएं। मजदूर का नुमाइंदा मजदूर असम्बली में बैठा हो, ट्रांसपोर्टर्स का कोई नुमाइंदा बैठा हो, ये फल सब्जी ये बेचने वाले इनका कोई वहाँ बैठा हो। ये वही ख्वाब था जहाँ पीपल्स पार्टी ने जहाँ से जन्म लिया, ये वही ख्वाब था जिसकी पीटीआई ने बात की, जाहिर है कि मुस्लिम लीग ने भी इसकी बात की। तीनों को मौके मिले, लेकिन जब हमें उसका नतीजा देखने को मिलता है तो वो यानी आने उस्मान बुज़दार आपको देखने को मिलता है ना। फिर वही होगा कि एक फिक्शन, एक ड्रामा, एक पुर्तगल, एक गाना, एक म्यूज़िक, एक मस्ती, एक वो उसमें वो चंद दिन के लिए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है झूमना, कवाली सुन के कभी वगैरह वगैरह। और मुसीबत ये है कि ये वर्चुअल यानी जो रियलिटी है, ये मुझे वर्चुअल रोटी मेरी भूख ख़त्म नहीं कर सकती, वर्चुअल पेट्रोल से मेरी गाड़ी नहीं चलती, वर्चुअल पैसों से मेरे बिल नहीं जाते, वर्चुअल मैं उसकी तस्वीर देख के दवाई की मेरा बुखार नहीं उतरता। मुझे फिजिकल ग्राउंड रियलिटी, मैं इसको हाथ लगा के देखना चाहता हूँ, ये मेज़ है ये नहीं है। तो हकीकत की दुनिया में आकर जो सियासी जमात उन हकीकतों को एड्रेस करेगी, मैं उसी को। लेकिन अगर मेरे भाई मसाइल गंभीर हैं, मसाइल तो सर बहुत गंभीर है। अगर गंभीर है तो मैं अपनी बात खत्म यहाँ पे करता हूँ। अगर मसाइल गंभीर है तो वो आदमी जो आपसे ये कहता है ना कि ये मैं चंद हफ्तों महीनों में खत्म कर दूंगा, वो मदारी है, उससे बच के रहें। ठीक हो गया सर, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। और इन इलेक्शंस को कहा जा रहा है कि ये नौजवानों के इलेक्शंस हैं। 44% वोट बैंक उन नौजवानों का है जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान है। 5,70,00,000 से ज्यादा नौजवान इस दफा अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस दफा नौजवान हैं। हम ब्रेक में जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नौजवानों के सवाल होंगे और हमारे इन पैनलिस्ट के जवाब होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ग्रैंड डिबेट में आपको खुशामदीद एक बार फिर। जी अस्सलाम वालेकुम, हुज़ैफ़ा शकील है, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदगान हैं उन सब से है कि महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत ये एक बहुत बड़े जो मसाइल में वो ये सब हैं। तो हमें हमेशा एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही चूरन क्यों बेचा जाता है? इसके जो अरबों रुपए आप लगाते हैं उससे आप कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा देते जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल जाए? एक मुझे इस बात का जवाब देते हैं। दूसरा, मैं एक अपने ज़िले का जो मसला है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि बहावलपुर सूबा जो बहावलपुर रियासत है उसका इल्हाक इसी सूरत में नवाब साहब ने किया था कि इसकी जो सूबाई हैसियत है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अब ऐसी क्या रुकावट है कि जो भी सियासी पार्टी है वो हर इंतखाबात के अंदर अपने मंशूर में उसका हिस्सा तो बनाती है कि हम बहावलपुर सूबा बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक बहाल नहीं किया गया। क्या रुकावट पेश आ रही है, मुझे ये बताएं। ठीक है, थैंक यू जी। जी सरदार साहब। अच्छा देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि सिर्फ एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इसको कंसीड करता हूँ। लेकिन
आप दूसरी तरफ ये भी देखें कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह कैसे किया गया, महंगी बिजली के मुआहदे किए गए। आज दुनिया की कोई इंडस्ट्री जब इस खास लेवल पे आप महंगी बिजली किसी मुल्क में कर देते तो हुआ क्या, हमारे यहाँ से सरमाया लोगों ने उठाया, बांग्लादेश मुंतकिल हो गए, दुबई लोगों ने शिफ्ट कर लिया, मलाइशिया शिफ्ट कर लिया, क्योंकि हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे इतनी महंगी बिजली की। पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो हमने दो चीज़ें की। एक तो हमने कोशिश की कि वो जो बिजली की कंपनियां हैं जिनसे हम बिजली खरीद रहे हैं, जिनसे इतनी महंगे मुआहदे किए, उनको हमने रिवाइज़ किया, कोशिश की कि थोड़ा नीचे लेके आएँ। दूसरा, मैंने जैसे पहले बात की कि हमारे पास तो दुनिया की बेहतरीन बिजली, सस्ती तरीन बिजली पैदा हो सकती है। हमारा जो पानी कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें दी है। तो आप देखें कि पीटीआई के दौर में डैम्स पे कितनी तेज़ी से काम हुआ। महमद डैम, आप उसको अगर पीटीआई की गवर्नमेंट को टॉपल उस तरह से ना किया जाता, 2024 में उसको बिजली पैदा कर रहा होता। दासू कब से पड़ा हुआ था, दासू पे कितनी तेज़ रफ्तारी से काम हुआ, वो रन ऑफ रिवर पे है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, यादिर भाषा के हवाले से तो अभी तक ज़मीन ही नहीं खरीदी गई थी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। थैंक यू जी प्लीज। अभी आपने रोजगार की बात की, आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान, पीपल्स पार्टी ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ राइट लिखा है। जब तक आप एहसास प्रोग्राम और 10 लाख की भीख मांगते रहेंगे, ये आपको राइट नहीं देंगे, ये आपको लेने पड़ेंगे तारीख के मैदान में उतर के और लड़ के। ये कौन होते हैं हमें भीख देने वाले? हमारे पैसों पे 80 से 90% ये रियासत आपके मेरे टैक्सेस पे पलती है, और तो आप भीख फेंकते हैं। हमें एज अ मैटर ऑफ राइट ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि आइन 73 का ये उसमें अनश्राइंड है। बैरिस्टर साहब जवाब। जी देखिए, एक तो पहले बात है, ये जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये मतलब नहीं है कि आपने इस पे चलते रहना है। ये एक सिक्योरिटी नेट प्रोग्राम होता है। वो फैमिलीज़ जिन्हें ये कि अभी कारखाना लगेगा और तुम्हें रोटी मिलेगी, ये नहीं होता, ये वो है। उसके साथ साथ मुल्कों के अंदर तरक्की होती है और हो रही है। पाकिस्तान के अंदर ये जो कारखानों की बात हुई है, सबसे बड़ी स्टील मिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाई, हक के रोजगार, सबसे ज़्यादा रोजगार दिया। आप लोग और आज बंद पड़ी है वो स्टील। जी, वो तो फिर करतूते हैं बाद में ना जिन्होंने किया है। बात यह है कि जब आपको रोजगार अगर रियासत भी देगी और प्राइवेट सेक्टर भी देगा, वो किसने दिया है सबसे ज़्यादा रोजगार, वो भी आप देखें कौन देता है और कौन मौके पैदा करता है। असल में बुनियादी ज़रूरत यह है कि हमारी जो मईशत है वो ज़राअत के ऊपर खड़ी है। जब तक आपके दिमागों से ये नहीं निकलेगा कि फैक्ट्रियाँ लगेगी तो तरक्की होगी, नहीं भाई, ज़राअत और ज़राअत से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आप तरक्की करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। सी पैक का सारा मंसूबा अगर हाईजैक ना हो जाता, उससे मैं माजरत के साथ ऑरेंज और ब्लू ट्रेनें ना निकलती, तो उसमें से ज़रई इनकलाब था जो उसका ब्लूप्रिंट ओरिजिनल निकाले, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ। तो मैं समझता हूँ ये नहीं होता कि हुक्मरान नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टीज़ हैं, मैं फिर ये कहता हूँ कि आप तहर्रुक खुद पैदा करें, प्रोग्राम मंशूर आप लेके। जब आप कहते हैं कि हमारी नाली पक्की करो तो वोट देंगे, तो फिर कौन नाली पक्की करेगा? कोई पढ़ा लिखा रीजनेबल या आप में से कोई नहीं जाके कर सकता। सरमायादार इन्वेस्ट करेगा, फिर आपके वोट लेगा और फिर दोबारा अमीर होके आएगा। अपने नारों को, अपने सवालात को और अपने अंदाजे फिक्र को बदलना पड़ेगा ताकि हम लोग भी बदलें और जमातें। आपने रोजगार की बात की, कुछ फैक्ट्स अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा दें कि इस वक्त 24% पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान के इस वक्त बेरोजगार हैं। पिछले 2 सालों में 18 लाख लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं। तो सर, इतने रोजगार पैदा किए जाने चाहिए थे, लेकिन बेरोजगार हैं। दूसरी एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद में 1 साल पहले एक कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 1600 पोस्टों के लिए इश्तिहार जारी हुआ। 32,000 कैंडिडेट्स 1600 पोस्टों के लिए अपीयर हुए और 1,40,000 दरखास्तें मौसूल हुई। ये बेरोजगारी की सूरत हाल है सर। देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके पास सरमाया नहीं। हम सबको पता है कि इस वक्त हमारी बजट की सूरत हाल क्या है, हमारी कितनी एक्सपोर्ट है, कितनी इंपोर्ट है, रेवेन्यू कितना है, कितने लोग टैक्स देते हैं। सर, ब्यूरोक्रेसी के लिए तो गाड़ियाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सियासत दोनों के लिए प्रोटोकॉल्स हैं। नहीं, ये सब बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, आप ये देखें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, उनको हम तनख्वाह कितनी देते हैं, उसके मुकाबले में हम प्राइवेट सेक्टर के लोग कितनी तनख्वाह लेते हैं, हमारे क्या सहूलतें हैं, हमारी ज़्यादा सहूलतें हैं। तो आपको पब्लिक सेक्टर को भी अगर चलाना है तो उसको सहूलतें देनी पड़ेगी। आप ये तो नहीं कर सकते कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो मोटरसाइकिल पर फिरता हुआ हो और हम जो हैं एंकर वो गाड़ियों पे चढ़े फिरें, तो इस तरह तो अनबैलेंस हो जाएगा। बुनियादी बात यह है कि जब तक आप मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाते, जब के अंदर आप मुल्क के अंदर फैक्ट्रियां नहीं लगाते, जब तक आप मुल्क की इकॉनमी को नहीं बदलते, उस वक्त तक हालात नहीं बनते। अनीक साहब, सर जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपके ख्याल में इसका क्या हल है? किस तरह से हम अपने नौजवान को सिक्योर कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, ये इसका यानी मैं आपको महदूद जवाब दे सकता हूँ। आज तो ये है कि अनीक नाजी साहब भी बाहर चले गए इससे बड़ा ब्रेन ड्रेन क्या होगा? हम वापस ले आए उन्हें। जवाब ये दे देता हूँ कि हमारा बस तो सियासी जमातों में चलता है, और हमें ये देखना है कि ये जो सियासी जमातें हैं इनमें कितने फीसद ऐसे लोगों को ये टिकट अब देने जा रही हैं जो कि खुद किराएदार हैं, कितने फीसद लोगों को टिकट मिलेगा जो तरखान है, वर्किंग क्लास का आदमी है, यानी वहां से आपको पता चल जाए। अब एक जो वर्किंग क्लास का आदमी अगर असेंबली में मौजूद ही नहीं है, मेरा नुमाइंदा तो मौजूद ही नहीं है असेंबली, तो मैं उससे फिर कैसी तवक्कुआत करूंगा? मैं ये नहीं कह रहा कि अरबपति होना जुर्म है, या मैं ये नहीं कहता कि अरबपति लड़ नहीं सकता, लड़ते हैं, मिसालें अपनी जगह मौजूद होती हैं। भुट्टो साहब भी गरीब आदमी नहीं थे, नवाज भी गरीब आदमी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अरबपति वो नहीं लड़ता मेरे भाई। तारीख उठा के देख लें, ये जो जिस पर आई होती है लड़ाई वो लड़ता है। हमारे इन ऐवानों में जाके जब वर्किंग क्लास और मजदूर क्लास के वो लोग बैठे होंगे, बेरोजगारों के नुमाइंदे बैठे होंगे, तो वो लड़ाई लड़ेंगे, वो रास्ता बनाएंगे अपनी तबके के लिए जहाँ पे वो किसी के लिए सहूलत पैदा कर सकते। हमारे यहाँ उस तबके से लोग जाते हैं ये सरकारी नौकरी में या दूसरी नौकरी में, और आप देखिए कि वो सरकारी नौकरी में जाते साथ ही वो सबसे पहले जिस चीज़ को छोड़ते हैं वो उनका अपना तबका। तो ये बुनियादी तौर पर ये सियासी जमातें हैं जिनकी तरफ हमें ये इन पर दबाव डालना है, क्योंकि हमें नहीं बता सकता, उसके बगैर कोई ज़ाहिर है। ठीक है, यूथ बाकी लोरियां हैं, हम यूथ की तरफ वापस आएंगे। जी सवाल। मेरा नाम उवैस है, मैं लम्स से हूँ, और मेरा सवाल है कि कुछ माह पहले हमने देखा कि हमारे अफ़गान बरादरान को वापस भेजा गया उनके मुल्क में बड़ी बेदर्दी से, और हमें बताया गया कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनके पास कार्ड नहीं है नेशनैलिटी का। मगर हमें न्यूज़ से पता चला, और हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई इसके बारे में कि ये सच नहीं है, राइट। जिनके पास कार्ड्स हैं उनको भी वापस भेजा जा रहा है, और फिर हमें बताया गया कि हमारी इकॉनमी के मसले जो हैं वो इन अफ़गान रेफ्यूजीज़ की वजह से थे। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कब तक ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलेंगे, और आप किस तरह का प्रॉमिस कर सकते हैं कि अगर हम आपको वोट करें तो आप इस तरह की पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे? क्योंकि ये पॉलिटिक्स मैंने अपनी जितनी उम्र है सबसे देखनी शुरू की है, और ये साल मैं पहली बार वोट करूँगा अपनी उम्र के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब मिले आपसे। अच्छा, अब इस तरह है कि ये जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पाकिस्तानी जो दुनिया के बाकी मुल्कों में जाते हैं, जो राइट्स उनको मिलते हैं, जो कानून उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, मैं तो इस बात का हामी हूँ कि क्योंकि कई अफ़गानी ऐसे हैं कि जिनकी अब अगली जनरेशन यहीं पर पैदा हुई, यहीं पे उनकी शादियाँ हुई, और यहीं पे तो उनके राइट्स किधर गए। तो हमारा और मेरी जमात का मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि वो लोग जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं या इस्तेमाल हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ तो कड़ा एक्शन होना चाहिए। बाकियों के राइट्स जो हैं, जो एक तारकीन वतन के राइट्स होते हैं, जो आइडेंटिफाई भी हुए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर एक चार्टर बना हुआ है, उस चार्टर के ऊपर जहाँ पर हम अपने लिए राइट्स मांगते हैं, वहाँ पर उनके राइट्स के लिए यहाँ पर भी बात होनी चाहिए। सईद काजी साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये बात पूरी तौर पर ठीक है कि जो लोग जहाँ पर किसी भी मुल्क में, इवन जहाज में अगर आप बच्चा पैदा हुआ है और उसकी खास टेरिटरी की है, बहुत से मुल्क हैं जो नेशनलिटी जो है वो दे देते हैं। मगर बड़े सवाल है, मैं लंबी बात ही करना चाहता। आप 78 में वहाँ क्या करने गए? 78 के इनकलाब सौर में जब आपने उस इनकलाब को बर्बाद करते करते पूरी दुनिया बर्बाद कर डाली, वो उसकी भी एक कहानी है। जितनी सबसे यहाँ पे कौमियत पश्तून को बर्बाद किया हमने, कारपेट बम्बिंग की हमने, तो इसमें हम इसके मुजरिम हैं। मगर मैं एक और बात कहूँ, अभी उन्होंने एक और बात की, मुझे एक ज़रा थोड़ा लाइटर नोट में कहना चाहता हूँ कि हस्नी मुबारक को किसी ने कहा कि यार तुम तो डिक्टेटर हो,
तुम जो है किसको मौका नहीं देते। मैं मौका देता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे को मुंतखब कर लो। तो भाई आप जगह देते हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव में या मुस्लिम लीग की सेंट्रल एग्जेक्टिव में किसी की जुर्रत है मियाँ साहब या नवाज शरीफ के साथ में बात भी कर सके? तो ये लिमिटेड कंपनियां हैं, ये पार्टियां नहीं हैं। तब तक नहीं टूटेंगी जब तक इस काले सरमाए की जलगार को एक सिस्टम नहीं तोड़ता, तब तक जमहूरियत नहीं आएगी। ठीक है, आप माइक उनको दे, एक मिनट उनको माइक दे। मेरा नाम शौकत अली है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बान दोस्तों। मेरा वोट उसके साथ होगा जो बात करता है तो उस पर कायम रहता है, वादा करता है तो पूरा करता है। वो कहे कि मेरे दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग का खात्मा होगा तो खात्मा हो, ये नहीं कि मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं। इसका मतलब है आप किसी को वोट नहीं डालना चाहते। कुछ माह पहले से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी तपते हुए सेहरा पे बिलकती है सियासत और दूर दलक कोई चश्मा-ए ज़मज़म नहीं बहता। यूं तो हर सू नजर आते हैं कई जाफिर और सादिक, लेकिन कहीं कायदे आज़म नहीं मिलता, कायदे आज़म नहीं मिलता। लेकिन एक शख्स आया जिसने आते ही कहा कि जी अब से मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं कि वो शख्स कौन है। अलमिया तो ये है कि जब 2017 में अच्छा भला हुकूमत का निज़ाम चल रहा था तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अजीबोगरीब केसेस में फंसाकर बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से आज मुल्क जिस जगह पे खड़ा है वो सबको पता है। और वो शायर के उस शेर सच हो गया कि जी तारीख ने कौमों के वो दौर भी देखे कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। मजीद सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम जवाब लेंगे। मैं सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। मेरा रोज़गार के मुतालिक सवाल है। अभी सवाल किया गया तो आपने कहा कि कारखाने लगेंगे, इंडस्ट्री पे काम किया जाएगा तो रोज़गार के मौके। मैंने बताया मेरा ताल्लुक सियालकोट से। सियालकोट क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन वहाँ पे जब भी फैक्ट्री मालिकान से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास लेबर की कमी है। अब जो तालिब आते हैं जो यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो कभी भी वो मजदूरी नहीं करेंगे, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्यों नहीं काम करते? सियालकोट में कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है जो इसके ऊपर काम कर रहा हो ताकि इस मसले को हल किया जाए। इस तरह से फैक्ट्रियों का मसला भी हल हो जाएगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रोज़गार मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक और सवाल हम लेंगे। थैंक यू जी। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, एडीसी पंजाब यूनिवर्सिटी लाकाली से मेरा ताल्लुक है। आज मैं आपसे सुहेल साहब, आपसे ख़ास तौर पे और फिर जो है ना अपने जो है ना नुमाइंदगान की तरफ आते हैं, सियासी नुमाइंदगान। सबसे पहले सर, जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का इशू है पाकिस्तान में, आप माशाल्लाह एक दिन जियो के साथ तो करते, एक दिन जबरी कमशुदगी वाले के साथ क्यों नहीं करते सर? उस तरफ क्यों नहीं जाते, उस तरफ क्यों नहीं प्रोग्राम करते सर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नुमाइंदगान से सवाल है, सियासी नुमाइंदगान के साथ। आपने ही बताया कि जिस रास्ते से ये आ रहे हैं गवर्नमेंट में, क्या फिर भी हमें इन्हें वोट करना चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली तो बात यह है कि ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि बद दुआ कर रहे हैं? आप चाहते हैं मैं भी जबरी तौर पर गुमशुदा हो जाऊं? सर आप अपना हक तब तक उठाएं, अपनी आवाज़ जब तक हम। अच्छा ठीक है बेटे, ओके बेटे, बात यह है कि आप अभी अमली जिंदगी में नहीं हैं। मैं अगर कर भी लूँ तो चलाएगा कौन, और वो जब चल जाएगा तो उसका नतीजा कौन भुगतेगा? आप सवाल ले लें, आप प्लीज सवाल। तो बुनियादी बात यह है कि ये दुनिया में एक आइडियलिज्म है, जितनी पहले लबोगे कितने वो जितने गुमशुदा के साथ इंटरव्यू होते हैं वो उनकी मर्जी से होते हैं, और आप चाहते हैं कि हम भी गुमशुदा हों। ठीक है, एक सवाल, नेक्स्ट सवाल प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तैयब है और मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात से है। मेरा सवाल तमाम प्लेटफॉर्म से है और बिलखसूस जो पीटीआई के नुमाइंदगे आज इधर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं इनका ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने यूथ को जो है बड़ी बढ़ चढ़ के दावत दी है कि पीटीआई जो है वो यूथ की जमात है। लेकिन मेरा इनसे आजिज़ाना सवाल है कि जब पिछले 3.5 साल इनकी गवर्नमेंट थी तब यूथ को क्या नुमाइंदगी दी गई? तब तो हम देखते हैं कि इब्राहिम माने का 470 करोड़ रुपये का उनके करप्शन का इल्ज़ाम है और अब वो मफरूर है मुल्क से। फरा गोगी तब वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही थी। इस तरह से और कई नुमाइंदगान थे जिनका आप कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। और आज हमने देखा है ये सरदार साहब को कि ये भी कोई पीटीआई के नुमाइंदगे हैं, तो ये हमें किस तरह एश्योरेंस दे रहे हैं कि कल को हमारा जो मुस्तकबिल है वो पीटीआई में महफूज है। मेरी इनसे सिर्फ इल्तिजा ये है कि ये यूथ को मजीद अपने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल ना करें। पहले हमारे बहुत से दोस्त 9 मई में फंसे हुए हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया है, तो ये क्या एश्योरेंस हमें क्या है कि ये यूथ की जो जमात है पीटीआई, देखिए इसका काइंडली जवाब रखें। आप चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला भट्टू है और मैं पिछली 75 साल अपने हमारी तहरीक का चंद इशार में उसको एनालिसिस करूँगा कि अरे यहाँ मस्जिद मस्जिद खून की मौजें, जख्मी हर पेशानी है, बेकीमत है लहू यहाँ, महंगा लेकिन पानी है, हर सुबह सला वक्त हर शाम यहाँ तूफानी है, कितनी सरकश कितनी रुस्वा नस्लें अब इंसानी है, सद अफसोस के भूल गए हम बातें अब कुरान की, कैसे तुम्हें सैर कराऊं अपने पाकिस्तान की, कैसे तुम्हें सैर कराऊं अपने पाकिस्तान की। और इसके जवाब दे कोई एक सियासी ना लीडर है और ना एक सियासी जमात है, तमाम सियासी जमातें जो 75 साल से हुकूमत कर रही हैं और अवाम का खून चूस रही हैं, सब इसकी जवाब दें। एक सवाल ले लेते हैं प्लीज, चले। मेरा नाम मिनाहिल साकिब है और मेरा ताल्लुक शोबा सियासियात पंजाब यूनिवर्सिटी से है। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी के साहब ने कहा आते साथ के जी भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए, भाई भुट्टो साहब इक़्तिदार में लाए गए, उस टाइम मुजीबुर रहमान की 162 सीट्स थी जिसकी बात आप कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि जी दहशतगर्दी जो है कम हुई इस दौर में, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हमने इस दौर में देखी, उसके बाद सबसे ज़्यादा करप्शन भी हमने इस दौर में देखी, वरना आप लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक बार देखें जब से देखते हैं जी आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ये सवाल आपसे, और ये कि आपने कहा कि पंजाब में वोट चाहिए, आप किस बेस पे पंजाब से वोट लेंगे? कि इस बेस पे कि पंजाब को भी सिंध और कराची जैसा बना दें, हम आपको कैसे वोट दें? और दूसरा मेरा वाहिद साहब के आपसे सवाल है कि हुकूमत जो है सुप्रा पार्लियामेंट की बदौलत आती है, मुझे सुप्रा पार्लियामेंट यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, सारे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मतलब जब तक उनको लगता है कि उनके मफाद में हुकूमतें चल रही हैं तो वो सबके साथ देते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इन्हीं पार्टीज़ के ज़रिए हम दोबारा से अपनी हुकूमत लेके आएंगे या हमें रेवोल्यूशन की ज़रूरत है? ठीक है, अब चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मेरा नाम महमूद मज़हर है और मैं रहीम यार खान से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डायरेक्ट इलेक्शन पे आऊँगा, 2024 के इलेक्शन है, उस हवाले से क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि एक शख्स गेम खेल रहा है क्वालिफिकेशन की और डिसक्वालिफिकेशन, यानी 2018 में देखें तो एक शख्स डिसक्वालीफाई होता है और एक क्वालिफाई हो जाता है और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाता है, हमें इलेक्शन से पहले ही रिज़ल्ट आ जाता है। सेम वही पैटर्न 2024 में है, एक शख्स डिसक्वालीफाई हो गया है और एक क्वालिफाई हो गया है, मीन्स कि हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। अब जो इलेक्शन करवाए जाएंगे वो एक खेल होगा, तमाशा होगा और उसके सिवा कुछ भी नहीं होना। जी सईद काजी साहब, आपने आते ही एक शेर पढ़ा था गालिब का, बैठे हैं तहिया तूफान किए हुए, आपने जलसे में आके मंशूर दिया कि बैठे हैं तहिया तूफान किए हुए, तो गालिब तो अनापरस्त था, वो तो डट गया था, आप फिर उनके आगे लेट गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हो गए हैं। ये माइक मुझे दे दीजिए। इसका सवाल मेरा तमाम रहनुमाओं से और खास तौर पे लीगी रहनुमा से। बस अब हम जवाब, मैं जी हम जवाब ले लें। सरदार अजीमुल्लाह साहब। अच्छा, गालिब का चूँकि शेर उन्होंने पढ़ा तो मुझे भी एक शेर याद आ रहा था कि ना करदा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, या रब अगर अनकरदा गुनाहों की सज़ा है। वो जो मेरे भाई ने क्वेश्चन किया था, देखें 2013 में भी 40% टिकट्स पीटीआई ने यूथ को दी, 2018 में भी आप हमारी असम्बली देखें, उसके बाद आज मैं आपको बता रहा हूं कि खान साहब ने जो शऊर यूथ को दिया, आज हम उस वबा से, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे कर्ज मुसल्लत हुई थी 85 के गैर जमाती इंतखाबात, वो लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियालॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका पॉलिटिक्स से अदरवाइज़ कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई लैंड ग्रैबर था, कोई स्मगलर था, उन लोगों को मुसल्लत किया गया और फिर पाकिस्तान की सियासत को प्ल्यूट किया गया। आज आप लोगों की स्ट्रगल की वजह से आज इस दौर में हम इस लेवल पे आके पहुंचे हैं कि आज पार्टियां रेलेवेंट हो गई हैं, आज कोई इंफ्लुएंस नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए 2024 के इलेक्शन में ये हर कोई भूल जाए कि जो 2018 वाली आप बात कर रहे हैं, आज डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं सिर्फ आपसे ना दरख्वास्त करना चाहूँगा नौजवानों से, देखें ये जो मैंने जिस तरह पहले बात की ना, आज का हीरो कल का ज़ीरो, आज का लीडर कल का चोर और गद्दार,
हमें इस जज्बात से बाहर आना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान की और सबसे पहले अगर हम अपनी ज़ाती तरक्की चाहते हैं। बेटा जो आप बार बार कराची, पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा, टीवी पे जो आपको कराची दिखाते हैं ना, वो कराची का शादरा दिखाते हैं। तो बात ये है कि अभी मैं लाहौर कराची जैसा देखना है तो आइए अभी चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। 30 लाख का मजमा लेके बेनजीर मीनारे पाकिस्तान आके कहती है कि मैं बागी हूँ। किससे? रस्मों रिवाज से। लेकिन स्टेट से बागी नहीं हुआ जाता। और अगर आप बागी हैं तो फिर माने, और अगर नहीं है तो फिर घर बैठे। हमने बगावत की है तो फिर सर कटाए। फिर मैंने अपने बचपन में फर्स्ट ईयर में हमने जेलें काटी हैं। हम फिर भागे नहीं। ग्रैंड डिबेट में एक बार तो फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब, आपने इस यूथ के सवाल सुने हैं और काफ़ी सख्त सवालात हैं इनके। अच्छा, मैं इस डिबेट के हम कंक्लूडिंग पोर्शन की तरफ अब हम आ रहे हैं। तो सुहेल बड़ाई साहब, सर बहुत ज़्यादा कंसर्न है हमारी यूथ। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ के साथ हम इन इलेक्शंस में जा भी रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को, और आज की इस डिबेट को किस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं आप? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो किसी भी कौम का मुस्तकबिल होता है वो यूथ के हाथ में होता है, और पाकिस्तान में यूथ बल्ब है, यूथ की तादाद परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा है। तो अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला इनके वोटों से होगा। इसलिए इनको जज्बातियत से निकल कर हकीकतों की तरफ आना होगा, और जितनी देर तक आप सोच समझ के ये फ़ैसला नहीं करेंगे। पहली तो बात है कि पाकिस्तान में हमारा तजर्बा ये बताता है कि वोट ही एक ताकत है तब्दीली की। आपको सबको वोट डालना चाहिए, सब यूथ को, इनरिस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी को आप वोट देते हैं, लेकिन आपको अपनी राय का इजहार करना चाहिए। और दूसरा, ये सोच समझ के राय का इजहार करना चाहिए कि आपके बेनिफिट में, आवाम के बेनिफिट में, मुल्क के बेनिफिट में कौन ज़्यादा है और कौन आप कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स जो है वो ज़्यादा देगा। बस अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आप सही फैसला करेंगे। बड़ा आसान तरीका है, एक कॉपी के ऊपर लिखें ये मेरे प्रायोरिटी पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, और फिर तीनों पार्टियों का तकाबल करें, 4 पार्टियों का, 5 पार्टियों का। जो पार्टी उस पर पूरा उतरती है वो आपका फैसला होना चाहिए, जज्बात का फैसला नहीं होना चाहिए। जी अनीक नाजी साहब, आपके मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी। मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि ज़िंदगी जो है वो ड्रामा नहीं है, फिक्शन नहीं है, फिल्म नहीं है, म्यूज़िक नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए सुनने में चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमारे सीरियस इश्यूज़ हैं। इन सीरियस इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सीरियस प्रोफेशनल्स चाहिए। वो लोग चाहिए जो आपसे सच बोलें। वो जो ये कहते हैं कि वो हफ्तों, दिनों, महीनों में काया पलट देंगे और उनका इनकलाब आ जाएगा, ये इस तरह की ख्वाहिशात ने पहले भी बर्बाद किया है, ये आइंदा भी बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देंगी। और पार्टिसिपेशन, पीसफुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेस्ट पीसफुल, मीनिंगफुल प्रोटेस्ट, तबाही, इंतशार, ये इस तरह की रास्ता अगर आप जाएंगे, अपने कैरियर, अपना ख़ानदान, पिछले दिनों आपने देखा है कि यूथ के साथ जो हुआ है, जज्बातियत में जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे अंजाम से बचें। जी सईद काजी साहब, इस मुल्क की मैशत उस भैंस की तरह है जिसका चारा आप इकट्ठा करते हैं और 5-7 बंदे शाम को उसका दूध लेके घर चले जाते हैं, जब तक आप उसका दूध बाजियाब नहीं करवाते। तो वरना ना ये मुल्क गरीब है। मुझे एक बात बताएं, एक गरीब मुल्क का, एक बैंकरप्ट मुल्क का हुक्मरान खरबपति कैसे हो सकता है? क्या 2 इकनॉमिक कंडीशन है यहाँ पे? ये कैसे है? तो यार कहते हैं मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजरे, जरदारी सब बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, खुदा खास कर नवाज शरीफ साहब के पास रात को खाने के पैसे नहीं। वो काम एक मुल्क है जिसमें वो इशराफिया जो हुकूमत करती है वो दौलत के ढेर पे बैठी हुई है और वो आप तो हमारा पैसा, हम भूखे मर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ आपको, किसको वोट देना है? मैं तो कोई नहीं देना, कट देना मुझे। जी सरदार साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक ह्यूमन राइट्स का चैप्टर मौजूद है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कोर्ट्स ने करवाना, बिकॉज दे आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस किस्म के हालात इस वक्त सोसाइटी फेस कर रही है, इनसे निकलने का रास्ता भी कोर्ट्स ही देंगी थ्रू देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। माफ़ी भी मांगे अपने मंसूर में। आपने जो मीडिया, ह्यूमन राइट्स
और उसका वायलेशन किया। देखिए पाकिस्तान में कभी भी आपने मीडिया को बंद किया कि नहीं किया? पाकिस्तान आपने लोगों को जेलों में भेजा कि नहीं भेजा? पाकिस्तान में तो कभी उसकी पाकिस्तान में कभी आप भी देखें, सूरत-ए-हाल गुजारिश यह है कि नहीं अगर रही। आपने आइंदा डेमोक्रेटिक पार्टी बनना है तो माजी की गलतियों की माफी मांगे और आगे तो चले। बिल्कुल ठीक है। देखिए जिस तरह इन्होंने मांगी थी, जिस तरह इन्होंने मांगी थी, दोनों ने ये माफी मांगी थी, इन दोनों ने उसके बाद से ये माफी मांगी और माफी नहीं है मुसलसल, अभी भी मुसलसल माफी। अच्छा मैं इस पर क्योंकि मुझसे उन्होंने डायरेक्ट बात की है, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ। देखें हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हमने साबित किया है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हम इलेक्शन के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, इस इलेक्शन कमिश्नर के बावजूद इलेक्शंस हों ताकि लोगों की राय सामने आए और लोगों के नुमाइंदे हुकूमत में आए। और जहाँ तक आप माफ़ी की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हम भी इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, ठीक है ना? लेकिन ये है कि लेकिन ना करें, लेकिन नहीं होता माफी। लेकिन ये मेरा ख्याल है अवाम को फैसला करने दे कि हमने क्या गलती की है। ठीक हो गया सर। मैं समझता हूँ कि नफरत की सियासत से और नफरत की सोच से निकलना पड़ेगा। और इस पर हम इसलिए कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कि हमने हज़ारों लाशें उठा के भी वो फैज़ वाली बात की है कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफ़िले। आशिक कभी किसी को नहीं मारता, आशिक खुद को जला देता है। और वो हमसे सीखे, हमारी जमात से सीखे। और इसी से मैं कहूँगा कि ना दुखड़े हमें नहीं रोने, अब ना सियासतदानों को अपने दुखड़े सुनाने चाहिए कि मुझे हथकड़ी लग गई और मेरे वायलेशन बड़ी हो रही है, क्योंकि उससे हमारे से ज़्यादा तो कोई नहीं है। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। मैं आपसे ये सिर्फ दरख्वास्त करता हूँ कि अब सवाल ना करें, अब 8 फरवरी को जवाब दें और जवाब इस तरह दें कि इस वक्त शख्सियत परस्ती से निकलें, हिकमत को देखें, हिकमत को सोचें, जमहूरियत के लिए करें। और आखिरी सिर्फ बात करूँगा कि खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो, इसके लिए वोट कास्ट करें। राणा साहब देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है ना, बदकिस्मती से पाकिस्तान के बनने के बाद हम हर दफ़ा ये सुनते हैं कि अब इस दफ़ा का जो इलेक्शन है ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है। ये फ़ैसला आपने क्या करना है। आज घरों के अंदर महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, आपके वालिदैन आपके मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, आप अपने ख़ुद मुस्तकबिल के लिए परेशान है कि आगे होना क्या है। इसके अंदर जो वे फॉरवर्ड है ना, जिंदा कौमें अपनी गलतियों से सबक सीखती हैं, जज्बात को साइड पे रख के बहुत 5-6 बड़ी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ी हैं उनका मंशूर सामने रखें, उनकी कारकर्दगी, असल कारकर्दगी ये फेसबुक और सोशल मीडिया वाली कारकर्दगी नहीं, उसको सामने रखें, तासुब की ऐनक उतार के, क्योंकि इलेक्शंस डिफाइनिंग मूवमेंट होते हैं किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल का। आप मुस्तकबिल हैं इस मुल्क का। अगर आप फैसला जज्बातियत की बुनियाद पे करेंगे, गलत हकायक की बुनियाद पे करेंगे, तो फिर यही कुछ होता रहेगा जो 76 साल से हो रहा है। तो मेरा एज ए आपका सीनियर, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने भी जो सियासत जब शुरू की थी तो मैंने जिस तरह कहा कि हम यूथ एक्टिविस्ट थे, आपकी स्टेज से गुजर कर आगे आए हैं, तो फैसला आपके हाथ में, बहुत नाप तोल के फैसला करना है और इस फैसले के अंदर जज्बात की ऐनक उतार कर फैसला करना है। और अगर आप ये फैसला करने में कामयाब हो गए तो आपकी तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, ये ग्रैंड डिबेट आपने देखी। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जो भी बहस हुई, जो भी कुछ आपने देखा, जो भी परफॉर्मेंस आपने देखी, बहरहाल ये फैसला आपका होगा कि आप किस जमात को वोट कास्ट करते हैं। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से आपको ये दरख्वास्त ज़रूर करेंगे, ग्रैंड डिबेट के प्लेटफॉर्म से, कि आप सेहत को वोट दें, आप तालीम को वोट दें, आप रोजगार को वोट दें। डिफरेंट पार्टीज हैं, लेकिन एक चीज है जो कि हमें मुत्तहिद रखती है और वो है पाकिस्तान। तो आखिर में हम सब मिलकर एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।